सुधांशु त्रिवेदी जी, यही सवाल पूछना चाहती हूं कि इनको लिस्ट आपने क्या ध्वस्त कर दिया उसकी नहीं चाहिए, इनको जो नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट चाहिए। ये क्या दिखाता है, राष्ट्रनीति या राजनीति? देखिए, राजनीति का वास्तविक, इनकी जो तथाकथित राजनीति है उसका वास्तविक यथार्थ दिखता है। 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इनको सबूत चाहिए था कि वहां कितना नुकसान हुआ। फिर 2019 में बालाकोट हुआ तो इनको सबूत चाहिए था कि कितने लोग मरे और कितने पेड़ गिरे या कितनी बिल्डिंग गिरी। आज चूंकि पाकिस्तान में जो विध्वंस हुआ है उसके अब वीडियो फुटेज अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सैटेलाइट पिक्चर से वो दिख रहा है। और वो अखबार जिनको ये अपना बड़ा प्रिय मानते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जो सामान्यतः भारत और हमारी सरकार के विरुद्ध ही लिखते रहे हैं, उन्होंने भी ये साफ साफ वो पिक्चरें दे दी हैं। इकबालिया बयान अवेलेबल है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि 9 और 10 की दरमियानी रात 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा के बताया कि कई एयरबेसेस पे इंडिया ने अटैक कर दिया और नूर खान एयरबेस पे मिसाइल गिरी। उसके बाद वो विदेश में जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि हमने सोचा था कि फज्र की नमाज यानी 4:30 बजे के बाद हम अटैक करेंगे, इंडिया ने उससे पहले अटैक कर दिया। तो अब पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, ये सबूत पूछने की गुंजाइश खत्म हो गई, मगर फितरत वही बनी हुई है जो 16 और 19 में थी। तो अब किस तरीके से भारत के राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचाई जा सके उसके लिए कर रहे हैं। अन्यथा मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के बयान ही पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों में क्यों बने हुए हैं? सिर्फ इन्हीं के बयान पाकिस्तानी संसद में वहां के सांसद क्यों कोट कर रहे हैं? सिर्फ इन्हीं के बयानों को पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेज अपनी प्रेस ब्रीफिंग में क्यों कोट कर रही हैं? सिर्फ इन्हीं के बयान, राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट जो पाकिस्तान ने डोजियर दिया था कुछ साल पहले भारत के विरुद्ध, उसमें कोट किया था। अब इसके बाद तो मेरे विचार से कोई बचाव की गुंजाइश नहीं रह सकती। बिल्कुल आप सवाल पूछिए, मगर आपकी तो सारी ब्रीफिंग दी जा चुकी है, ऑल पार्टी मीटिंग में 2 बार दिया जा चुका है। जैसे बताया, विपक्ष के जो लोग गए हैं संसदीय डेलीगेशन में उनको ब्रीफिंग हो चुकी है। फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ही कांग्रेस के सांसद शशि थरूर है, मैं स्वयं उसमें मेंबर हूं। इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक 3 घंटे का सेशन रह चुका है जिसमें विदेश सचिव ने सारी की सारी ब्रीफिंग की। उसमें आपकी पार्टी के भी सांसद थे। मगर समस्या क्या है कि जिसका उद्देश्य सवाल पूछना हो उसे जवाब बताया जा सकता है, जिसका उद्देश्य सवाल से ज्यादा बवाल में हो उसके लिए किसी भी सवाल का जवाब बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, वो मुख है या मुखौटा, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। जनता को तो आज लग रहा है कि वह मुखौटा है। और मैं 100 बातों की बात कहता हूं, इनको तो दूसरे डाटा पर भी बहुत भरोसा है। तो इसके बाद जो चाइना की डिफेंस कंपनीज हैं, एविक्स सिस्टम, चेंगडू, उसके डिफेंस स्टॉक में जो गिरावट आई है, मतलब PL-15 बनाने वाली, मिसाइल बनाने वाली कंपनी के 9% शेयर गिरे, फिर F-17 वाली, J-17 बनाने वाली की 17% गिरे, और ओवरऑल सिस्टम में 20% स्टॉक्स गिरे। और भारत की डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स पूरे बढ़े। गार्डन रीच का, मझगांव शिपयार्ड का, कोचीन शिपयार्ड का, HAL का 14% बढ़ा। ये तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स कर रहे हैं ना। ये तो तभी बढ़ता है जब उनको लगता है कि इन लोगों ने सक्सेस पाई है और उन लोगों को डिफीट हुई है, मुझे लगता है। मगर जिसके ऊपर चश्मा बैठा हुआ हो मोदी जी के विरोध का, उसको ना देश के अंदर कुछ समझ में आता है, ना सीमा के पार कुछ समझ में आता है, ना इंटरनेशनल लेवल पे समझ में आता है। तो मुझे लगता है जो समझना ही ना चाहे उसको समझाना बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अमीक जमाई, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सवाल पूछना है या बवाल मचाना है? एजेंडा है क्या आपका? और देश दुनिया के समीकरण देखिए, ये बार बार जो सीज फायर क्यों हो गया, क्यों कर दिया, ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, आज आप इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध देख लीजिए, कब से चल रहा है और कब तक चलेगा इसका कोई पता है? और उन देशों में क्या हालात हो गए हैं। यूक्रेन, रशिया, वो ट्रंप, आप कहते थे ना, ट्रंप ने कह दिया, 10 बार कह दिया, 11 बार कह दिया, ट्रंप की बात सुन लो, उसने सीज फायर कराया। ट्रंप ने तो ट्रेड यूज करके दोनों के बीच में शांति वार्ता करा दी थी। आज मीटिंग नंबर 2 थी टर्की में। मैं पूछना चाहती हूं, आप हैं किस फिराक में, ढूंढ क्या रहे हैं? मोदी को नीचे दिखाना आपका धर्म है या देश को ऊंचा उठाना आपका धर्म?
नाविका जी देखिए, देश के सामने, हमारी सेना के सामने, हमारी एयरफोर्स के सामने, हमारी भारतीय अफवाज के सामने नरेंद्र मोदी साहब कुछ है, ना इस देश का विपक्ष, ना इस देश के कोई नेता, एमएलए, एमपी, कोई कुछ भी नहीं है। हमारी सिर्फ चिंताएं इस देश के 140 करोड़ लोगों की आज ये है कि नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश के मुखिया हो, पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब करगिल करके जो है पाकिस्तान को ठहराया था, तो उसके बाद आपको मालूम है कारगिल समीक्षा समिति बनी थी, खुद अटल बिहारी मरहूम साहब ने बनाई थी। जो सवालात थे, जो सेना का ऑपरेशन था, उसके जरिए उसकी समीक्षा की गई। हम समीक्षा की भी बात नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप 22 जुलाई मानसून सेशन में तो आपको आना पड़ेगा ना, सुधांशु जी के भी तो आना पड़ेगा ना। अब हमको 24 दिन के बाद हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब, सिंगापुर से पता चल रहा है कि पहले चरण में क्या क्या हमारे यहां हुआ और क्या क्या हमारा फॉल्ट हुआ है, हम उसकी भी बात नहीं करना चाह रहे। हमारी समाजवादी पार्टी की जो चिंता है, माननीय अखिलेश जी की जो चिंता है, वो ये कि एयर चीफ हमारे एपी सिंह साहब क्या कह रहे हैं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सामने एपी सिंह साहब ने जो बात कही है, ये पूरे देश को हिला देने वाली बात है कि मान के चलिए कि जिस तरह से हमारी रक्षा नीति है, जिस तरह से हम एयरफोर्स को टाइमली चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जो साजो सामान है, जो उनको अवेलेबिलिटी जो भी चाहिए, टेक्निकल जो गाइडेंस चाहिए, तो भगवान न करे, अल्लाह न करे कि कल कोई हमारे ऊपर विपदा आए, दोबारा दुश्मन मुल्क हमें घेर ले, तो हम आज कहां पे खड़े हैं। हर वक्त ये रोना, ये स्यापा, प्रधानमंत्री को गाली, अरे हम कह रहे हैं पूरे देश को गाली दे लीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब यह है कि हमारी जो मादरे वतन है, 140 करोड़ लोगों का जो स्वाभिमान है, नरेंद्र मोदी जी ने उसको जमीन में मिट्टी में मिला दिया है। स्यापा मचा कौन रहा है अमीक जमाई, मेरी समझ में नहीं आया। आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि सारा टाइम स्यापा मचा हुआ है। स्यापा मचा कौन रहा है? विरोधी दल मचा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्यापा बीजेपी की तरफ से आ रहा है या सरकार की तरफ से आ रहा है या आर्मी की तरफ से आ रहा है। ये इशारा किस तरफ है सुधांशु त्रिवेदी जी? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, यही विपक्ष की समस्या है। जो प्रश्न वो उठा रहे हैं, डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी जी सदस्य हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, कितनी डिफेंस की कमेटीज अटेंड की हैं पिछले 10 सालों में? बता दें, उससे साफ समझ में आ जाएगा कि कितने गंभीर थे। चलिए, आज तो नेता प्रतिपक्ष हो गए, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे। कितनी डिफेंस की कमेटीज अटेंड की? डिफेंस की कमेटी में इसका उत्तर दिया जा चुका है, जो अमीक चमाई जी ने बताया। वो उत्तर यह दिया गया था कि जो सप्लाई लाइंस थी, जो इंजन्स आने थे एचएएल के पास, चूंकि ये प्लेन के इंजन बनने वाला काम ये 2-4 महीने का नहीं होता है, ये 2-4 साल का होता है। कोविड की वजह से जो उनका डिसाइडेड टाइम ड्यूरेशन था, वो डिले हो गया था। वो डिले हो गया, जिसकी वजह से जब इंजन डिले हो गया तो वो पूरा एयरक्राफ्ट को असेंबल करके देने में थोड़ा डिले हो गया। इस बात का उत्तर डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा और एचएएल के सीएमडी के द्वारा डिफेंस की कमेटी में दिया जा चुका है। मगर क्या बताएं, स्यापा ये है कि ना वहां जाना है, और जो सदस्य वहां पहुंचे बैठे थे उनसे ना ये पूछना है और ना उन सदस्यों को अपनी पार्टी को बताना है, सिर्फ बाहर आके बवाल मचाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के जो बयान हैं वो भारत विरोधी शक्तियों के हाथ में हथियार बन के बने हुए हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, 1995 में नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए थे, और सलमान खुर्शीद जी तब वो थे फॉरेन मिनिस्टर, वो अटल जी के अंडर में गए। अटल जी ने नरसिम्हा राव सरकार को क्रेडिट दिया, उनका समर्थन किया, घर में आके जो लड़ाई लड़नी थी लड़ी। और उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थी, कोई जाके चेक कर ले। बेनजीर भुट्टो ने कहा, देखो भारत का विपक्ष कैसा है, वहां की सरकार का समर्थन कर रहा और एक हमारा विपक्ष है, यानी पाकिस्तान के विपक्षों का। आज उल्टा हो गया, आज पाकिस्तान में कोई विपक्षी दल सवाल नहीं उठा रहा है। बता समझिए, जहां की सेना लुट गई, पिट गई, कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, इंटरनेशनल असेसमेंट सवाल नहीं उठा रहा है, हमारा विपक्ष सवाल उठा रहा है। यानी जो 95 बिल्कुल, और सवाल क्या उठा रहा है भाई? ये नहीं पूछ रहा कि पाकिस्तान के कितने नुकसान कर दिया, उनके कितने जेट गिर गए। इनको दिक्कत है तो भारत का क्या नुकसान हुआ, क्या काउंटर है आपका? वारिस पठान भाई के बाद आती हूं आपके पास, लेकिन वारिस पठान भाई, क्या ये सही अप्रोच है? मैं पूछना चाहती हूं, विश्व के हालात आपके सामने हैं, लोग वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हैं, हर तरफ जो स्टॉक मार्केट है वो गिर रही है, कोई
नहीं इस वक्त चाहेगा कि विश्व में युद्ध इस तरह का हो कि हर देश युद्ध का एक भुगतान तो करना पड़ता है, और भुगतान आम आदमी करता है। असला खरीदा जाएगा, किस तरह से मिसाइलें जाएंगी, उसके बीच में कम से कम इकोनॉमी तो बहुत सफर करती है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये जो विरोधी दल हैं, ये क्या टाइम पास और बवाल के लिए ये सवाल उठा रहे हैं रोज सुबह उठ के? इतना बवाल? कि नाविका जी, आपकी हर बात का मैं जवाब दूंगा। आप शांति से जरा मुझे बोलने का मौका दीजिए। बुरा लगने वाली बात भी नहीं है नाविका जी। एक सत्य बताना चाहता हूं मैं कि वक्त को बदलते वक्त नहीं लगता नाविका जी। आज आप हो, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। तकरीबन मैं 10 साल से डिबेट कर रहा हूं इनके साथ, आपके चैनलों के ऊपर, दूसरे चैनलों पे। हर टॉपिक पे हमारा मतभेद रहा होगा, कहीं भी हम एग्री नहीं किए होंगे, काफी सारी टॉपिक हुई होगी। हर मर्तबा आप लोगों ने, सुधांशु जी ने असद ओवैसी को कहा होगा पाकिस्तान का एजेंट, न्यू जिन्ना, जिन्ना का भूत उनमें उतर आया है, इनको पाकिस्तान भेज दो। मगर आप खुद देखिए, कुछ दिन से पूरा देश, हर इंसान एक साथ ये बोल रहा है कि वाकई में अगर विदेश में भी जाकर किसी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब किया, उसको पूरी तरह से धुलाई कर दिया, तो वाकई में असद ओवैसी था। हर शोबे पे उन्होंने तो उसको स्टूपिड जोकर, नालायक, हर अल्फाज से ना होता, पूरा उसका चिट्ठा पूरे दुनिया के सामने जाके खोल के आ गया कि ये है पाकिस्तान, ये है दुश्मन देश जो किस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा देता है, और वो टेररिस्ट आके भारत के अंदर किस तरह से आक्रमण करते हैं, और हम वी आर विक्टिम्स, दे आर एग्रेसर्स। वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप पाकिस्तान पे। पहलगाम के बाद तो उसने हद कर दी पहलगाम का। अब हमने सबने देखा दरिंदगी के साथ किस तरह से मासूम बेगुनाह पर्यटकों को नाम पूछकर, मजहब पूछकर मार दिया। तो पाकिस्तान की नीयत यह थी कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करे, जो हम सबने मिलकर 140 करोड़ की जनता इस वक्त एक साथ एक पटल पे कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी रही। और पहले ही जब ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हुई, तभी सब विपक्ष ने भी कहा, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि भारत सरकार जो फैसला लेगी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों को खत्म करने में, हम उनका साथ देंगे, साथ खड़े रहेंगे। हम हमारे जवानों के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जो भारतीय जवान जाके घुसा पाकिस्तान में, और जिसने जाके आतंकवादियों की कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, इतने सारे आतंकवादियों को खात्मा कर दिया, तो ये कोई बीजेपी की तरफ से नहीं गए थे, या कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे, या एमआईएम की तरफ से नहीं गए थे, ये गए थे भारत की तरफ से। और आज अगर हम लोग पॉलिटिसाइज करेंगे तो हमारे जवानों का अपमान कर रहे हैं ना। जवानों को तो सलाम करना चाहिए। पूरे भारतीय आज एक साथ खड़े होकर हमारे भारतीय जवान को सलाम करता है, उनकी बहादुरी को सलाम करता है कि जाके उन्होंने इतना बड़ा ये काम करके आया। लेकिन विपक्ष, डेमोक्रेसी है नाविका जी, संविधान है। अगर वो कोई सवाल कर रहा है कि वो 4 आतंकवादी जो थे जिन्होंने पहलगाम के अंदर घुस के इस तरह का दरिंदगी का काम किया, हम तो चाहेंगे उनको ऐसी सजा मिले कि पूरा विश्व देखे। अब उनको सवाल करने का अधिकार है, मगर ये वक्त ऐसा नहीं है। जब देखिए, आज भी निशिकांत दुबे ने भी एक ट्वीट किया, मैं भी पढ़ रहा था उनका, खतरा बाहर से अगर हो तो विचारधारा को छोड़कर एक हो जाना चाहिए। बाहर से आज खतरा है। ये बात अगर ओवैसी साहब को समझ आती है, वारिस भाई आपको समझ आती है, तो ये बात कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को क्यों नहीं समझ आ रही? अश्विनी जी जवाब दीजिए। आज वारिस भाई, आपको भारत के नुकसान की नहीं, मैं आपसे फोकस सवाल पूछ रही हूं, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आपको भारत के नुकसान की लिस्ट चाहिए? नाविका जी नहीं, मैं वारिस भाई से 1 मिनट पूछ रही हूं। कौन चाहेगा? मुझे बताइए पूरा 140 करोड़ भारतीय एक साथ खड़ा हुआ है, सब पाकिस्तान के विरुद्ध में खड़े हुए, हमारे जवान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए, सब लोग खड़े हुए। सियासत करके हम ये दिखाना चाहते दूसरों को फायदा हो, हम ये यहां अगर कोई बयानबाजी करते हैं, पाकिस्तान का चैनल दिखा रहा है टीवी के ऊपर, क्या वहां पे होगी बात? तो इसीलिए तो पूछ रही हूं, विश्व के अंदर वारिस भाई, भारत को क्या नुकसान हुआ, इसकी लिस्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए? आप समझते हैं इस वक्त वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, या अभी वो समय नहीं है? देखिए नाविका जी, समय कब आएगा क्या आएगा उसकी बात तो बाद में होगी,
ये विपक्ष को संवैधानिक अधिकार है डेमोक्रेसी ने कि अगर वो चाहता है कि भाई ठीक है देश के प्रधानमंत्री आके जवाब दे देना। जब डोनाल्ड ट्रंप, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस या राष्ट्रवादी है किसी का, डोनाल्ड ट्रंप 10 से 11 बार बोल चुका मैंने भारत के अंदर सीज फायर कराया, ट्रेड के नाम पे वो तो 10 से 12 बार ये भी बोल चुका कि यूक्रेन और रशिया में मैं समीकरण सही कर दूंगा, ये भी बोल चुका है ट्रंप। अभी भी जारी है। नहीं तो फिर दोनों बातें मान लीजिए ना कि ट्रंप कितना इफेक्टिव है। अश्विनी जी, आप एक बात मान के तो नहीं बैठ सकते ना। नाविका जी, इम्बैलेंस आदमी है, मैं ट्रंप की बात मानता ही नहीं, मैं ट्रंप को इम्बैलेंस आदमी समझता हूं, तो उसको जवाब तो देना चाहिए ना। प्रधानमंत्री बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो कौन होता है बोलने वाला? चलिए बताइए मेरे को। अश्विनी जी, है ना, हम क्यों नाविका जी, विषय ये नहीं है कि कितने फाइटर जेट गिरे, विषय ये है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे सीडीएस जाकर के बाहर देते हैं और हमारे रक्षा मंत्री दो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, उसमें ये इंफॉर्मेशन हमारे देश को नहीं मिलती है और बाद में वो इन्हीं की ट्रोल आर्मी हमारे सीडीएस को भी ट्रोल कर रही है कि क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए। विषय सिर्फ इतना है कि जहां आर्मी अपना पूरी तरीके से काम कर रही है, देश के लिए लड़ रही है, पाकिस्तानियों को धूल चटा रही है, देश का हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा हुआ है, हमारे देश के सारे सांसद चाहे वो किसी पार्टी से आते हो